बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेशन इन हेड एंड नेक, कि हमारे हेड एंड नेक में किस तरह की ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है और किस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, कौन सी आर्टरीज हमें हेल्प करा रही हैं। टू आर पेयर्ड कॉमन कैरोटिड एंड वर्टिब्रल आर्टरीज सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एंड नेक। अब दो पेयर्ड आर्टरी होती हैं, जिस तरह कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पेयर्ड ये होगी एंड टू वर्टिब्रल आर्टरी दो ये हो गई। मतलब दो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती हैं, दो वर्टिब्रल आर्टरी होती है। टोटली कितनी होती है? चार आर्टरीज होती है जो कि हमारे नेक और हेड को ब्लड की सप्लाई दे रही है। उसके बाद उन्होंने कैरोटिड आर्टरीज के बारे में बात किया है, अभी उन्होंने वर्टिब्रल आर्टरीज के बारे में नहीं बात किया है। देयर आर टू कैरोटिड आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज। दो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, एक होती है राइट, दूसरी होती है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज। अब उन्होंने राइट कैरोटिड आर्टरी की बात की है। राइट कैरोटिड आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ ब्रेकोस्फेलिक आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। अच्छा, राइट कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? उन्होंने कहा ब्रेकोस्फेलिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि ब्रांच किसकी होती है? आर्च ऑफ आयोटा की। While the left carotid artery directly arise from arch of aorta, जबकि लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी क्या होती है? डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से अराइज होती है। जबकि राइट कैरोटिड आर्टरी किससे अराइज होती है? ब्रेकियोस्फेलिक से, जो कि किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ आयोटा के। जबकि आप लेफ्ट को देखें तो ये डायरेक्टली अराइज हो रही है आर्च ऑफ आयोटा से। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज आर क्लोज इन अ शीथ कॉल्ड कैरोटिड शीथ। अच्छा, ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती है ना, ये एक शीथ में क्लोज होती है। आप इसको शीथ ले लें, आप इनको आर्टरीज ले लें, तो इनके ऊपर ये जो मैंने कवरिंग टियार बनाई, इस तरह इनके ऊपर भी एक शीथ लगी होती है, एम्बेडेड होती है, उनके अंदर धंसी होती है। आप एम्बेडेड का लफ्ज़ भी बुक में यूज़ किया गया है, तो उसको हम कैरोटिड शीथ कहते हैं। जिस शीथ में ये धंसी होती हैं या क्लोज्ड होती हैं। एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, या आप C4 कह सकते हैं। ईच कैरोटिड आर्टरी डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं कि ये जो थायराइड कार्टिलेज का अपर बॉर्डर होता है, तो इसमें ये क्या होती है, या आप C4 सेरेविकल का आप C4 कह सकते हैं। तो उस पर क्या होती है? C4 वर्टिब्रा जो होता है उसका, उस पर ये आप राइट कॉमन कैरोटिड होगी या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड होगी, तो ये क्या डिवाइड हो जाती है? एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में। यानी कि राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज जो होती ना, राइट फिर एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाती है कैरोटिड आर्टरी में। सेम उसी तरह लेफ्ट भी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये मैं आपको स्केच भी समझाता हूँ वो कैसे होता है। ये देखें, दो कैरोटिड आर्टरीज हैं और दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, जो कि किसको सप्लाई कर रहे हैं? हेड और नेक को। यहाँ तक हो गया जो मैंने पहले पॉइंट में बात की थी। सेकेंड पॉइंट में कैरोटिड आर्टरीज, ये जो ब्रांच है ब्रेकियोस्फेलिक की, राइट कैरोटिड आर्टरी ब्रांच किसकी है? ब्रेकियोस्फेलिक की। ये किसे क्या करती है? और ब्रेकियोस्फेलिक किसकी है? ब्रांच है आर्च ऑफ आयोटा की। राइट कैरोटिड आर्टरी किससे अराइज होती है? ब्रेकियोस्फेलिक से। अब ब्रेकियोस्फेलिक किससे अराइज हो रही है? आर्च ऑफ आयोटा से। तो ये कि अगर आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि राइट कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो आपने भूलना नहीं, आपने ब्रेकियोस्फेलिक कहना है। ये नहीं कह देना कि आर्च ऑफ आयोटा की। आर्च ऑफ आयोटा की जो डायरेक्ट ब्रांच है वो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है। वही उन्होंने बात की कि लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। तो ये मैंने जो पॉइंट्स पहले आपको पढ़ाए वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी आपके माइंड में इस तरह बैठ जाएँ। वही कैरोटिड आर्टरी, फिर इसमें पॉइंट में कहा कि कैरोटिड आर्टरी क्लोज होती है एक शीथ में, उसको हम कैरोटिड शीथ कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज एट इट्स अपर बॉर्डर, थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे ये जो कैरोटिड आर्टरीज राइट और लेफ्ट होती हैं, ये डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में। अब मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ किस तरह होती हैं। ये रही आर्च ऑफ आयोटा, सॉरी बहुत बड़ी बन गई है। ये रही आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। इससे हम ब्रांचेस बनाते, तीन निकलती हैं। लेफ्ट सब क्लेवियन L से लेफ्ट, S से सब क्लेवियन, A से आर्टरीज। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, L से लेफ्ट, C से कैरोटिड, A से आर्टरी।
लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताया निकलती हैं। फिर एक यूँ जाती है, इसे हम कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक। क्या? ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, इससे मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलती हैं। इसको हम कहते हैं राइट कैरोटिड आर्टरी और इसको हम कहते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी। जिस तरह इसमें लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी थी, तो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? ब्रेकियोसेफेलिक की। अब वो किससे अराइज हो रही है? ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्च ऑफ एओर्टा से अराइज होती है। अब ब्रेकियोसेफेलिक से स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट के ऊपर ना ब्रेकियोसेफेलिक 2 आर्टरीज निकलती है, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी। सो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि राइट कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है या राइट सबक्लेवियन आर्टरी किससे अराइज होती है, तो आपने बताना कि ब्रेकियोसेफेलिक से, ना कि आर्च ऑफ एओर्टा से। क्योंकि अगर आप इधर देखें तो लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज जो है ना, लेफ्ट कैरोटिड लिख दूँ, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरीज जो है ना, वो डायरेक्ट आर्च ऑफ आयोटा से, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट आर्च ऑफ आयोटा से नहीं अराइज होती हैं। फिर उन्होंने बात की थी कि इनका ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड सी भी आता है इसमें, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी डबल सी आता है यहाँ, राइट फिर कॉमन फिर कैरोटिड फिर आर्टरी। तो सेम इसी तरह लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो उन्होंने मज़ीद बताया कि इनसे एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन इन एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांचेस के निकलने से पहले इन पे एक कैरोटिड साइनस होता है। क्या होता है? कैरोटिड साइनस। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइनस बनाना पड़ेगा ना, तो कैरोटिड साइनस बना रहा हूँ, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, उसके अंदर बैरोरिसेप्टर होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रिडक्ट करते रहते हैं कि कम हो रहा है या ज़्यादा। वो आके मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो भी बुक में मेंशन है। इस जगह को हम क्या कहते हैं? कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस ये एक डायलेटेड एरिया होता है। इसी जगह पे ना ये 2 पे डिवाइड होती है, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी हो गई या राइट कैरोटिड आर्टरी हो गई, राइट वाली लिख रहा हूँ, आगे से में लेना कैरोटिड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये राइट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट का इसके ऊपर ये जो कैरोटिड साइनस लगा हुआ है ना, ये मैंने इधर लिख दिया है कैरोटिड साइनस। ये जो कैरोटिड साइनस है ना, ये इसके अंदर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर को रिडक्ट करते रहते हैं कि हमारे जो ब्रेन को प्रेशर जा रहा है वो ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ताकि उसको फिर हम एडजस्ट कर सकें। तो ये आगे हमने पढ़ना है, बुक में भी मेंशन है, तो आपने जस्ट ये रिमेंबर कर लें कैरोटिड साइनस पे ये क्या लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी या राइट कैरोटिड आर्टरी, तो ये 2 में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी को हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब लेफ्ट साइड पे है तो आप लेफ्ट लगा लें। इसी तरह राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड साइनस के पॉइंट पे ये 2 में डिवाइड हुई हैं। तो यही चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहे थे जो हमने पढ़ी हैं। दो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, 2 वर्टिब्रल, जो कि हमारे हेड और नेक को देती हैं। ये हमने अभी पढ़ना है कि वर्टिब्रल आर्टरीज कैसे अराइज होती हैं और किस तरह करती हैं, ये हमने अभी पढ़ना है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि राइट कैरोटिड आर्टरीज ब्रांच किसकी है? ब्रेकियोसेफेलिक की। अगर आप देखें तो मैंने ये बनाया है कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ना, तो ये ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। अब ब्रेकियोसेफेलिक किसकी ब्रांच है? ब्रेकियोसेफेलिक जो है ना, ये ब्रांच होती है आर्च ऑफ आयोर्टा की। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्च ऑफ आयोर्टा की ब्रांच है, आर्च ऑफ आयोर्टा की ब्रांच ब्रेकियोसेफेलिक है और ब्रेकियोसेफेलिक से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच आर्च ऑफ आयोर्टा। अगर आप लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखें तो ये डायरेक्ट ब्रांच है आर्च ऑफ आयोर्टा की, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद
कैरोटिड आर्टरी क्लोज इन ए शीथ, ये एक शीथ में क्लोज होती हैं। आप ये ले लें कैरोटिड आर्टरी, ये रही, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको, इनके ऊपर एक ऐसे कवरिंग, तो इसे शीथ कह लें आप। एक शीथ में ये क्लोज होती है या एम्बेडेड होती हैं, तो उस शीथ को हम कैरोटिड शीथ कहते हैं। ये बात कह रहे हैं। इसके बाद एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ये डिवाइड हो जाती हैं एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड में। ये जो राइट है या लेफ्ट है, ये किस में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में, एट द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, या आप C4 भी कह सकते हैं, सर्विकल का C4, सर्विक वर्टिब्रा C4 इस पे, या थायराइड कार्टिलेज के थायराइड कार्टिलेज अपर बॉर्डर पे ये डिवाइड हो जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कैरोटिड साइनस वही आ गया जो मैंने अभी स्केच में आपको समझाया था। कैरोटिड साइनस इज़ अ डायलेटेड एरिया एंड प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मैंने अभी आपको समझाया कि जहाँ कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं, आप कौन सी ले लें, राइट ले लें, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जहाँ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है तो उस जगह पे एक डायलेटेड एरिया होता है, इसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। इस एरिया को हम कैरोटिड साइनस कहते हैं। यहाँ ये डिवाइड हो रही है एक्सटर्नल और इंटरनल में। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस इज डायलेटेड एरिया, ये एक डायलेटेड एरिया होता है, प्रेजेंट इन द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन पे प्रेजेंट होता है, उसको हम बाइफरकेशन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन को, ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जहाँ डिवाइड होती है उस पॉइंट पे ये पाया जाता है। The wall of sinus are thin and within the wall of carotid sinus there are baroreceptors. These are nerve endings and sensitive to the change in blood pressures in the carotid sinus. अच्छा, इन बैरोरिसेप्टर की वॉल्स जो होती है ना बहुत थिन होती है, पतली सी होती हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, बैरोरिसेप्टर्स। ऐसे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं इनकी वॉल्स के अंदर। ये इसकी वॉल रही ना, ये वाली, तो इसके अंदर ऐसे बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। अब बैरोरिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नर्व एंडिंग्स। इनको हमने क्या कहा, वॉल ऑफ कैरोटिड साइनस आर थिन एंड विद इन द वॉल ऑफ कैरोटिड साइनस देयर आर बैरोरिसेप्टर्स। दीज नर्व एंडिंग यानी कि बैरोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन ब्लड प्रेशर इन द कैरोटिड साइनस। अब कैरोटिड साइनस में पाए जाते हैं, तो ये कैरोटिड साइनस में जब ब्लड प्रेशर चेंज होता है, हाई या लो होता है, तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं। दीज नर्व्स यानी कि ये जो बैरोरिसेप्टर है उनको हम नर्व्स एंडिंग क्या है, उन्हीं की बात हो रही है। दीज नर्व्स एडजस्ट द ब्लड प्रेशर थ्रू द वासोमोटर सेंटर इन द मेडुला। मेडुला के अंदर एक वासोमोटर सेंटर होता है जो कि इस ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करता है, यानी बैरोरिसेप्टर की हेल्प कराता है ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करने में। तो उसी के पास सिग्नल जाता है, यानी कि जैसे ही ब्लड प्रेशर में चेंज आता है तो बैरोरिसेप्टर इसी वैसोमीटर को सिग्नल सेंड करते हैं। अब वैसोमीटर हमारे ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम तक सिग्नल को पहुंचाते हैं, जो कि अगर प्रेशर हाई हो तो वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कराते हैं, अगर प्रेशर लो हो तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ताकि हार्ट बीट बढ़े और ब्लड प्रेशर भी बढ़े जिससे। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ये नर्व्स एंडिंग किसको सिग्नल वैसोमीटर को सेंटर करती है, और फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, प्रीफर नर्वस सिस्टम, प्रीफर से फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, तो उसकी मदद से वो ब्लड प्रेशर को हाई और लो कराता है। और इसकी फाइबर्स जो होती है ना, सिर्फ हार्ट के मसल्स के अंदर होती है, बल्कि ये ब्लड वेसल्स के भी अंदर होते हैं, जिससे उनकी वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन भी कराता है। तो आई होप आपको कैरोटिड साइनस का समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कैरोटिड बॉडीज़ भी होती है इनके अंदर। अच्छा, हमने कैरोटिड बॉडीज़ में सबसे पहले पढ़ा था कि इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं लेवल CO2 का और ऑक्सीजन का और ब्लड की pH को मेंटेन करते हैं। तो देखना, सिर्फ ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं करना होता, उन्होंने ये भी मेंटेन करना होता कि कहीं CO का लेवल ज़्यादा ना हो जाए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। तो अल्लाह ने कैरोटिड बॉडीज़ भी इनके अंदर रख दी हैं। कैरोटिड बॉडीज़ आल्सो लाइज एट द बैरोफेक्शन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरीज।
कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जहाँ डिवाइड होते हैं उसके अंदर कैरोटिड बॉडीज़ भी होती है। सेम इस तरह की डायग्राम बनानी पड़ेगी फिर। दीज आर नर्व एंडिंग, ये भी नर्व एंडिंग होती है सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ कैरोटिड बॉडीज़ कॉल्ड कीमोरिसेप्टर। एक नर्व एंडिंग होती है जो कि कीमोरिसेप्टर की वॉल में सिचुएटेड होती है, उसको हम कहते हैं कीमोरिसेप्टर्स। These nerve endings are stimulated by change in CO2 and O2 level in the blood। अब ये नर्व्स कब कैसे स्टिमुलेट होती हैं? जब CO2 और O2 लेवल चेंज होता है ब्लड के अंदर, तो ये कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को, एंड देन दिस नर्व सेंड अ सिग्नल टू दिस नर्व्स एडजस्ट रेस्पिरेशन थ्रू द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल सेंड करते हैं कि जल्दी से ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ाया जाए और कार्बन की अमाउंट को बैलेंस किया जाए, मतलब जितना होना चाहिए उस हद तक रखना चाहिए। तो ये कि आप ये चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल कर देते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिर ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ करा के रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करता है। यानी वही सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी। अगर लो होगी है तो फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन किया जाता है। ये कीमोरिसेप्टर कराते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को, जो हमारे मेडुला में पाया जाता है, उसको सिग्नल सेंड करके। ये मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया था। ये असेंडिंग एंड, फिर आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रांचेस निकल रही हैं। ये लेफ्ट सब क्लेवन आर्टरी जो कि डायरेक्ट निकल रही है, इस तरह लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो भी डायरेक्ट निकल रही है, लेकिन ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी फिर ऐसे दो निकल रहा है, दो निकल रही हैं। एक होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरी होती है राइट सब क्लेवन। अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड होगी। सेम इस तरह लेफ्ट भी एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद हम सर्कल ऑफ विलिस पढ़ेंगे, जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, लेकिन हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज अभी ही पढ़ते हैं। इट हैज़ 8 ब्रांचेस। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कितनी ब्रांचेस होती है? 8 ब्रांचेस। एट PM, इसको याद करने के लिए एट PM, एट ए के सामने 3 लिखा है, T के सामने 2 और P के सामने 1 और M के नीचे 1 लिखा है। ए का मतलब है इंटीरियर यानी आगे की तरफ, T का मतलब है टर्मिनल यानी किनारों पर, P का मतलब है पोस्टीरियर यानी पीछे, M का मतलब है मीडियल यानी दरमियान में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम इंटीरियरली पढ़ते हैं कि कौन सी आर्टरीज होती हैं जो इंटीरियरली हमारे फेस को देती हैं। मतलब कि क्योंकि हेड और नेक की बात हो रही है, एक्सटर्नल होगी तो एक्सटर्नल जो हमारे फेस के से उन्हीं को देगी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंटर हैं तो सबसे पहले आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सबसे पहले सुपीरियर थायराइड आर्टरी बनाई गई है, ये देखें पॉइंट 1 पे बनी हुई है। ये साथ में मैंने अभी स्केच ड्रा किया है, एक्चुअली बस आप ऐसे समझे कि बस रफ सा स्केच है, तो आपको जस्ट समझाने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम जो आर्टरी सप्लाई करती है हमारे फेस को, वो मतलब कि जो हमारा हेड होता है उसे सुपीरियर थायराइड आर्टरी। पहले हम इंटीरियरली देखते हैं कि सामने कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। तो पहले आपने ऐसे ले जाना, ऐसे 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 वाइट शेप में, ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद आपने बनानी है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, पहली आर्टरी जो होती है। तो ये आप सुपीरियर थायराइड आर्टरी बना लें, इसे हम पॉइंट 1 देते हैं। नेक्स्ट क्या बनानी है आपने, नेक्स्ट बनानी है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी जो हमारी टंग को सप्लाई करती है। तो ये रही लिंगुअल आर्टरी, ये हमारी है टंग, ज़बान जिसे हम कहते हैं, तो इसको सप्लाई करती है। इंटीरियरली हम देख रहे हैं ना, सामने की तरफ हमने देखना होगा। इसके बाद फेशियल आर्टरी जो कि हमारे फेस को देती है, ये बन गई फेशियल आर्टरी। ये 2 नंबर की बनी लिंगुअल, ये 3 की बनी फेशियल। फेशियल आर्टरी नंबर 3।
इसको पॉइंट नंबर कितना है इसका 3 है फेशियल आर्टरी का। तो 3 बन गई, इंटीरियरली थी भी 3 एट PM। तो टी पे कितना था अगर आपको याद हो तो टी पे थी 2। ये आपको निमोनिक बताया है ट्रिक के लिए एट PM 3 2 2 1। अब टी पे कितने हैं 2, तो टर्मिनल हैं। तो ये टर्मिनल कौन सी है, मैंने 2 बनाई थी अगर आपको याद हो, वाई बनाई है। तो इस पर मैंने कहा दिया अपने पहले एक वाइट आर्टरी खींचनी है 2 4 और 5 इनको आप कह दें। तो 4 में आपने लिखना है मैक्सिलरी आर्टरी जो कि हमारे मैक्सिला को देती है। मैक्सिलरी आर्टरी से कहते हैं मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। फोर में। 5th में आपने लिखना है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। 5th में कौन सी बनानी है आपने, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यानी कि जो आपके अगर आप देखें तो ये टेम्पोरल आर्टरी जो होती है ना, सॉरी यूँ बनानी थी 5 पे, ये हमारे कान के थोड़ा आगे होती है, आप इसे फील भी कर सकते हैं। तो 5 टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो टर्मिनल तो ये हुई, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया था ना, वाई शेप बनाया था, तो मैंने इसी पे एंड कर दिया था। टर्मिनल में 2 आ गई जो किनारों पे हैं। इसके बाद पोस्टीरियरली 2 बचती हैं। अब पोस्टीरियरली हम बनाते हैं, यानी कि पिछली साइड पे, जो हमारे फेस की पिछली साइड पे। तो उनमें एक तो होती है नंबर 6, नंबर 7, एक होती है पोस्टीरियर, क्योंकि हम पोस्टीरियरली बना लें तो पोस्टीरियर 2 होती हैं जो पोस्टीरियरली होती हैं। पोस्टीरियर एरिकुलर आर्टरी, एरिकुलर आर्टरी कौन सी होती है, जो हमारे एयर्स की तरफ जाती है। तो नंबर 6 पे हम ड्रा करते हैं ऐसे, ये ले गए हम कानों के पीछे, पोस्टीरियरली बात हो रही है तो 6 पे पोस्टीरियर एरिकुलर आर्टरी, और 7 पे ऑसिपिटल आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी ये हमारे ऑसिपिटल आर्टरी होगी जो कि पिछली साइड होती है ब्रेन की, उस पर ऑसिपिटल आर्टरी 7 पे इसको नाम दे देते हैं। 7 पे ऑसिपिटल आर्टरी आ गई, और 6 पे एरिकुलर आर्टरी जो हमारे एयर्स के पीछे होती है, मेरे ख्याल से मिडल एयर को सप्लाई करती है। अब मीडियली एक रह रही है 8वें नंबर पे, इसको हम कहते हैं एसेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। 8 पे कौन है, एसेंडिंग नंबर 8 पे जो आ रही है एसेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। जो हमारे फेरिंक्स और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन को सप्लाई करती है। तो इस तरह का आपने एक स्केच बनाना है। एक मरतबा फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्केच बनाने में आपकी हेल्प कराता हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। तो फर्स्ट आपने निमोनिक याद करना है कि आप 2-3 मरतबा ट्राई करेंगे तो आपको निमोनिक भी आ जाएगा और आपके माइंड में बैठ जाएगी कि स्केच किस तरह बनाना है, और आपको याद भी हो जाएंगी। तो आपने एक ह्यूमन फेस बनाया, फेस की सप्लाई को हम बता रहे हैं, एक्सटर्नल करती भी फेस की सप्लाई पे है। तो पहले ऐसे वाइट टैप ड्रा करें, ऐसे ड्रा किया वाइट टैप। फिर आपने इंटीरियरली सामने देखना है कि सामने कौन सी होती है, सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी होती है नंबर 1 पे, और उसके बाद नंबर 2 पे आप देखें तो ये लिंगुअल आर्टरी होती है 2 पे, और इसके बाद 3 पे देखें तो 3 पे होती है फेशियल आर्टरी जो हमारे फेस को सप्लाई करती है। तो इसके बाद आप T2 पे टर्मिनल आर्टरीज़ की बार में आती है। टर्मिनल आर्टरीज़ में 4 में आती है मैक्सिलरी आर्टरी, और 5th में जो टर्मिनल आर्टरी आती है जो कि मतलब लास्ट पे होती है, और उसका नाम होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये मैंने इधर कॉन बनाना भूल गया था, ये कॉन है, बस रफ सी डायग्राम है। तो ये लास्ट में जो 5 होती है टर्मिनल आर्टरी में,
वो होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अगर आप टेम्पोरल आर्टरी को देखें ना, आप फील थोड़ा सा करें तो ये हमारे कान के बिल्कुल थोड़ा सा आगे हमें फील होती है, तो हम इसलिए सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं। 5 पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये दोनों होगी, अब दोनों ये बनती है पोस्टीरियरली यहाँ से पहले आप कान तक ले जाएं, जैसे हम कान वाली जो कान को सप्लाई करती है एरिकुलर आर्टरी होती है, फिर एक आप पोस्टीरियर ले जाएं ऑसिपिटल आर्टरी होती है जो हमारे ऑसिकल पॉड ब्रेन के उसको सप्लाई करती है, एक फिर मेडियली बच जाती है। मेडियली आपने असेंडिंग मेडियल फ्रेंजल आर्टरी जो कि हमारे फेनिक्स वगैरह और उसके साथ एसोसिएटेड आर्गन जो होते हैं उनको सप्लाई करती हैं। आई होप आपको एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी तक समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये स्पेशली मैं वीडियोस नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ, सो अगर कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपनी कॉलेज में शेयर करें मेरी वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।